हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपने देख ली होंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात हम तो हेडिंग पढ़ रहे हैं और शायद वो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत, लिखने की शुरुआत का सूत्रपात जो है कहाँ से हुआ, तो वो हमने एक वीडियो पहले से बना दी है और आज हम पढ़ रहे हैं उसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हम लेकर आए हैं। उसमें जो 5 हिंदी के जो साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी का साहित्य लिखने की शुरुआत की थी, वहाँ से हम पांचों पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ थोड़ा सा। गारसा दत्ता सीथा शिव सिंह सेंगर थे जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखी थी। नंबर 3 पर हमने ग्रियेसन को पढ़ा था और नंबर 4 पर हमने मिस्र बंधुओं को पढ़ा था। तो मिस्र बंधुओं को, और नंबर 5 पर हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, और नंबर 6 पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। मैंने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में समझा रखा है, थोड़ा सा आपको उस वीडियो से इसमें कनेक्टिविटी दे दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सूत्रपात हुआ, ये हेडिंग हमारा है आज का। और 5 के हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और छठा जो है आचार्य राम कुमार वर्मा जी का हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे। यद्यपि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। इनमें से एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। अब आपको मैं बता देती हूँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या हैं। एक नाटककार हैं और इन्होंने एकांकी भी काफ़ी मात्रा में लिखी हैं। अब इन्होंने क्या किया, जिस तरह से और साहित्यकारों ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को अनेक भागों में विभाजित किया या कितने कवियों को स्थान दिया, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो राम कुमार वर्मा जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका क्या नाम था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में प्रकाशित हुआ। रामकुमार वर्मा जी ने इनकी ये योजना थी कि मैं अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करूंगा, लेकिन इनका एक ही भाग प्रकाशित हो पाया। अब क्या है, एक ही भाग प्रकाशित हो पाया और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक के कालखंड को अपने हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक पुस्तक में दर्शाया है। वो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को अपने इस इतिहास ग्रंथ में विवेचित किया है। वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास रहा, जिसमें कहीं थोड़ी बहुत मनवांतर भी है, मतलब इनका मनों का अंतर भी है। उदाहरण के लिए शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को, उदाहरण के लिए शुक्ल जी के वीरगाथा काल को, शुक्ल जी ने जो शुरू का काल था हमारा जो आदिकाल के अंतर्गत आता है, उसको क्या नाम दिया आदिकाल को? वीरगाथा काल। और रामकुमार वर्मा जी ने क्या कहा? चारण काल। और आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है। किसने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहीं से आता है कि आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा जी ने कहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वीर गाथा काल को चारण काल किसने कहा या आदिकाल को चारण काल किसने कहा? किसने कहा? रामकुमार वर्मा जी ने। आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये थे हमारे इनके बारे में और उपयुक्त मानते तथा इससे पहले के साहित्य के संधि काल नाम देते हैं। वस्तुतः इन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है तो हिंदी को ही लेना चाहिए था, लेकिन रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल के अंदर अपभ्रंश की रचनाओं को भी स्थान दिया, इसलिए वे शंभु को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर गए हैं। वर्मा जी कवि हृदय थे, अतः कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने अधिक सहृदयता का परिचय दिया। अपनी सुबोधता, सरलता एवं शैली की कलात्मकता के कारण उनका ये ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ। इसका दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित
नहीं हुआ और ये अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। मैंने आपको बताया कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक है। और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक के कालखंड को स्थान दिया, 693। अगर इसमें से हम 693 से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को ही दर्शाया है, जो कि भक्ति काल तक ही आता है। ये बातें आपको इम्पोर्टेंट नोट कर लेनी है। रामकुमार वर्मा जी के जो इतिहास ग्रंथ था उसका क्या नाम था? रामकुमार वर्मा जी का आलोचनात्मक इतिहास था। आप ट्रिक बना लेंगे कि रामकुमार वर्मा राम कुमार राम की सभी ने क्या की थी? आलोचना की थी। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आगे देख लेते हैं इसको। इतना ही था इनके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है। 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। रामकुमार वर्मा जी के साहित्य इतिहास का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। कितने भागों में प्रकाशित होना था? 2 भागों में, लेकिन हो पाया केवल एक ही भाग में। और 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया है। इट मीन्स हम ये कह सकते कि केवल भक्ति काल तक को ही इन्होंने दर्शाया है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल नाम दिया, रामकुमार वर्मा जी ने उसको क्या नाम दिया? चारण काल दिया। तो ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है रामकुमार वर्मा जी के बाद किसका नाम आता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। द्विवेदी जी का अब तक हम 6 हिंदी साहित्य इतिहासकारों को पढ़ चुके हैं। 7वां नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया। आदिकाल के बारे में पर्याप्त काम किया, मतलब आदिकाल के बारे में इन्होंने खूब लिखा। अब तक साहित्य के इतिहास से संबंधित इनकी निम्न पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो कि साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और चारण काल किसने नाम दिया? रामकुमार वर्मा जी ने। आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, इसको कई जो साहित्यकार हैं वो इसे क्या नहीं मानते? इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री एवं नई व्याख्या जरूर प्रस्तुत करते हैं। वे आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत है। यथा शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहना उचित माना, उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित मानते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। वीरगाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया था, मतलब शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया था, उनके ऊपर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि उनके तो जिन ग्रंथों को आधार माना और वीर गाथा काल कहा, उनके तो प्रमाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो तो प्रमाणिक ही नहीं है, फिर हम वीर गाथा काल नाम कैसे दे सकते हैं। एक तो बात ये थी। और एक दूसरी, शुक्ल जी ने ये कहा कि जो हमारे समाज में, हमारे हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल का जो शुरुआत है वो शुक्ल जी ने मानते हैं कि इस्लाम के कारण आई है। मतलब इस्लाम का था हमारे इसमें, जैसे औरंगजेब वगैरह और इनका शासन था, मुस्लिम शासन था, तो कह रहे कि जो हिंदू जनता थी वो निराश थी। किससे? मुसलमानों से। और निराश होने के फलस्वरूप ही हमारे यहाँ पर भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये बात तो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि केवल इस्लाम के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ भक्ति काल का उदय नहीं हुआ। किसके कारण हुआ? कि संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज और विकसित रूप है। क्या? भक्ति काल। भक्ति काल को आचार्य द्विवेदी जी ने किसके परिणाम स्वरूप माना है? संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ
सिद्ध साहित्य का सहज और विकसित रूप मानना है तथा हिंदी सूफी काव्य की कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना ईरानी साहित्य से प्रभावित न होकर किससे प्रभावित मानी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित मानी। किसने मानी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के जो विचार थे उसको बिल्कुल निराधार कर दिए। और एक और तीसरी आलोचना किसके संदर्भ में की? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की अवहेलना की अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में और तुलसीदास जी के साथ सहृदयता प्रकट की। इस बात का खंडन करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि उन्होंने कबीर की अवहेलना की और ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें कबीर की काव्य प्रतिभा को उजागर किया। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान पर चर्चा करते हुए लिखा है, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। मतलब गणपति चंद्र गुप्त जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखते हैं कि ये एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अनेक धारणाओं को और स्थापनाओं को चुनौती दी और उन्होंने प्रमाण देकर उनकी बातों को खंडित किया। किनकी बातों को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों का खंडन किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। तो ये थी हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 3 बातें कही थी, इन तीनों का खंडन किया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस का खंडन किया? एक तो भक्ति आंदोलन से संबंधित, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की अवहेलना की, लेकिन इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की प्रतिभा को निखारा और बताया लोगों को कि क्या थे कबीर जी। और दूसरा भक्ति के बारे में। ठीक है। एक तीसरा कौन सा था? वीरगाथा काल नाम दिया। और जिन रचनाओं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किसके आधार पर? प्रमाणिकता के आधार पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि वो रचनाओं की प्रमाणिकता का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, फिर किस तरह से वीरगाथा काल कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। किसने लिखा? नंबर 8 पर हम किसका पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। ये किसने लिखा था? शताधिक लेखकों ने। मतलब ये जो इतिहास लिखा था बहुत सारे लेखकों ने मिलकर लिखा था और इसको 16 खंडों में विभाजित किया गया था, प्रकाशित करवाया गया था। 2 खंड इसके बाद में प्रकाशित हुए हैं, तो कुल खंडों की संख्या हो जाती है 18। अब ये जो था हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, संपादित किसने किया? नागरी प्रचारणी सभा ने। एक नागरी प्रचारणी सभा थी जिसमें अनेक लेखक थे, उन्होंने इसको संपादित किया। 16 खंडों में करने की योजना बनाई और उसके बाद ये विशाल ग्रंथ जो है एक व्यक्ति की रचना न होकर शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसका प्रत्येक जो खंड है अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार हुआ, इसलिए क्या कहते हैं कि इनकी जो शैली थी वो उसमें एक रूपता नहीं रह पाई। तो ये इनकी कुछ कमियां थी जो यहाँ पर बताई गई हैं, आपको देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एस्टेट में भी आया था कि हिंदी साहित्य का जो वृत्त इतिहास है वो कितने कालखंडों में विभाजित है। तो कई जगह आपको 16 खंड लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन 2 खंड इसके बाद में प्रकाशित हुए तो टोटल 18 खंड हो जाते हैं। कई जगह आपको 16 खंड लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह 18 खंड मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। किसने इसको संपादित किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। कहाँ से प्रकाशित किया था? काशी से किया था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस इतिहास का मूल ढांचा जो है आचार्य शुक्ल द्वारा रचित
हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित था, अतः मूल ढांचे के गुण दोषों का इसमें व्याप्त रहना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। मतलब अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। मूल ढांचे में गुण दोष तो आएंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के उसके गुण दोषों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इस ग्रंथ की योजना हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर उसे श्रृंखलाबद्ध कर देने हेतु की गई थी। मतलब इनका उद्देश्य यही था कि कई सारे कवि मिलकर या कई सारे लेखक मिलकर जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास इधर उधर जो बिखरा हुआ है उसे एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उसे श्रृंखलाबद्ध किया जाए। इनका इतना ही मकसद था। तो आपने फिर क्या हुआ कि इसमें कितने खंड हो गए भाई? 16 खंड हो गए। तो अपने विशाल आकार के कारण ये ग्रंथ पाठकों एवं जिज्ञासुओं के लिए अधिक सुविधाजनक तो नहीं है, किंतु एक संदर्भ ग्रंथ के, इसे हम एक संदर्भ ग्रंथ कह सकते हैं, इसकी उपयोगिता निर्विवाद रूप से स्वीकार की गई। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा निरंतर चल रही है। अनेक विद्वानों ने जहाँ समग्रतः हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की, वहीं पर कुछ अन्य विद्वानों ने उसके किसी एक पक्ष को लेकर अनुसंधान किए, अनेक शोध पर कहा कि इन सब ने तो लिखे ही लिखे। उसके बाद क्या था, इन्होंने तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस किस ने? अभी मैं आपको 8 बता चुकी हूँ। नंबर 1 गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, गिरिएशन, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और व्रत संस्करण। ये हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, ये मैं आपको 8 बता चुकी हूँ। इन्होंने तो संपूर्ण हिंदी का साहित्य लिखा, लेकिन इसके अलावा और एक एक भाग को लेकर काफ़ी शोध प्रबंध लिखे जा रहे थे और भी अनेक रचनाएं लिखी जा रही थी, और ये सब भी इन समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हुए। तो कौन कौन से थे? इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचयिताओं के विवरण निम्नवत हैं, ये हम देख लेते हैं। कौन कौन से थे? धीरेन्द्र वर्मा ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। देखो, भगीरथ में सारे अक्षर तत्सम है, तो काव्य शास्त्र भी तत्सम की सी झलक दे रहा है। तो ये मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ। मोतीलाल मेनारिया, ये आप नाम रख लेना कि मोतीलाल मेनारिया कहाँ का है? राजस्थान का। तो राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, आप पजल्ड नहीं होगे। श्री टीकम सिंह तोमर ने क्या लिखा? वीर काव्य लिखा, हिंदी वीर काव्य। तो टीका किसको लगता है? जो वीर होता है उसी को टीका लगता है। ये मैंने आपको ट्रिक के साथ बता रही हूँ। डॉक्टर नगेंद्र कौन थे? रीति काव्य की भूमिका। इन्होंने कौन सा वो लिखा? रीति काव्य की भूमिका। कह रहे ना, किसी एक भाग को लेकर प्रबंध एवं शोध ग्रंथ लिखे गए। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किसके ऊपर लिखा? एक ही भाग पर लिखा है, रीति काव्य की भूमिका। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य। श्री कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। फिर ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है। व्रज रतन दास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रभुलाल मित्तल ने चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य लिखा। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, जो कुछ शोध ग्रंथ थे जो ये किसी एक भाग को लेकर लिखे गए। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास इस पर नहीं लिखा गया था। अब इसी श्रृंखला में अगले हमारे लेखक आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। कब लिखा? 1965 में लिखा, और एक अभाव की पूर्ति की। इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की। समझ में आ गया होगा? इतना ही ध्यान रखना आपको। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कौन सा साहित्य इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। राम की सब आलोचना करते हैं। कब लिखा? 1938 में। गणपति चंद्र गुप्त जी ने कौन सा लिखा? वैज्ञानिक। याद रखना, गणपति चंद्र गुप्त जी ने कौन सा लिखा? वैज्ञानिक इतिहास। कब लिखा? 1965 में। आई होप आपको समझ में ये बात आ गई होगी। अब आगे है, गणपति चंद्र गुप्त जी जो है इतना ही नहीं लिखते, और भी कहते हैं
कि इनका ये मानना है कि हिंदी साहित्य को, इतिहास को लिखे हुए अभी 30-35 साल हो गए हैं। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने कब लिखा? 1965 में लिखा। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1839 से हुई थी। तो इनका कहना है कि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ, जिसमें बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य, नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं। तो इनका मानना है कि हमें केवल पुरानी परंपराओं से नहीं चिपके रहना, बाद में 35 वर्षों में जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनके आधार पर जो नए निष्कर्ष, नए तथ्य, नई सामग्री हमारे सामने आई है, हमें उन्हें भी, मान्यताओं को, उन नई तथ्यों को भी स्वीकार करना चाहिए, पुरानी मान्यताओं से चिपके हुए नहीं रहना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया भाई? अपना अलग से कालखंड विभाजित कर दिया। जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चार भागों में विभाजित किया था: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अब गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या किया, देखते हैं। इन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्रारंभिक काल एवं मध्य काल के अंतर्गत वे 3-3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार करते हैं। प्रारंभिक काल के अंदर भी ये 3 और मध्य काल के अंदर भी ये 3 काव्य की रचनाओं को स्वीकार करते हैं। कौन से ये 3 हैं? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य। धर्माश्रित जो धर्म पर आधारित है, लोकाश्रित जो लोक पब्लिक पर आधारित है, और राजाश्रित जो राज्य पर, मतलब राजाओं के अधीन रहकर जो रचनाएं लिखी गई थी, तो वो राजाश्रित कह दिए। आपने देखा होगा ना कि रीतिकाल में अधिकतर जो कवि थे वो राजाओं के उसमें दरबार में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा कर कर रचनाएं लिखते थे, उन्हीं के ऊपर लिखते थे। तो अब देख लेते हैं। धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत ये 5 काव्य परंपराओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कौन कौन सी? धर्म से आधारित होंगे: धार्मिक रास काव्य, पौराणिक काव्य, संत काव्य, पौराणिक प्रबंध। देखना, पौराणिक काव्य और पौराणिक प्रबंध, और रसिक भक्ति। अब मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि जो एस्टेट के स्टूडेंट हैं और जो टीजीटी पीजीटी एस्टेट हैं, तो उनके लिए और स्क्रीनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर है, एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर, उसमें अगर क्वेश्चन दे देता है हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात है उसका वर्गीकरण कीजिए, तो आपको फिर अच्छे से इसमें समझाना पड़ेगा और ये लिखना भी पड़ेगा। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। धार्मिक रास काव्य, पौराणिक प्रबंध, संत और रसिक, ये 5 किसके अंदर आ जाते हैं? धर्माश्रित के अंदर। अब लोकाश्रित के अंदर कौन सी आ जाती हैं? राजाश्रित के अंदर देख लेते हैं पहले। मैथिली, इसके अंदर भी 5 काव्य परंपराओं का अस्तित्व स्वीकार किया। किसने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। एक तो मैथिली गीति काव्य, ऐतिहासिक रास और ऐतिहासिक चरित्र, ऐतिहासिक मुक्तक, शास्त्रीय मुक्तक, ये राजाश्रित है। अब लोकाश्रित में कौन कौन से हैं? मैं सिर्फ वैसे बता रही हूँ आपको, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत वे केवल 2 ही काव्य परंपराओं को मानते हैं, एक रोमांस वाली और दूसरा स्वच्छंद प्रेम काव्य धारा। ठीक है, तो स्वच्छंद काव्य के अंदर, रीतिकाल के अंदर ये आ जाते हैं, घनानंद वगैरह। आधुनिक काल का विकास वे स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं। और गणपति चंद्र जी कहते हैं कि आधुनिक काल को बांटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। तो उन्होंने प्रारंभिक काल और मध्य काल को ही बांटा है 3-3 भागों में। ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा। आचार्य गणपति चंद्र शुक्ल ने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का निर्भीकता से खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में उनके द्वारा रचित ये सब ऐसे ही है, लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना, मैंने यहाँ भी आपको दिखा दिया है। तो क्या था कि हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? गारसा दत्तासी से हुआ था, जो कि अब तक पुनर्जीवित है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जिन जिन इतिहास ग्रंथों की रचना की
वे हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध प्रश्नों को प्रकाश में लाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते थोड़ा सा, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उस सब का हम यहाँ सार देख लेते हैं, और इस तालिका में दिया हुआ है, आप ऊपर देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। हमारे हेडिंग टॉपिक का क्या नाम था? क्या नाम था हमारे टॉपिक का? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। वैसे तो मैंने पूरी वीडियो के अंदर कम से कम 10 बार आपको बोल के बता दिया है। नंबर 1 पे किसने लिखा था? गारशद तासी ने। क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, कब लिखा गया? 1839 में। किस में लिखा है? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। दूसरा लिखा शिव सिंह सेंगर ने। कौन सी रचना थी? शिव सिंह सरोज। 1883 में प्रकाशन हुआ, और लगभग 1000 कवियों का जीवन व्रत एवं रचनाएं इन्होंने डाली हैं। तीसरे नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी रचना कृति का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 में प्रकाशित हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी, आप देख लेना, यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन्होंने पहली बार काल कर्मानुसार क्या क्या विभाजन का प्रयास किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछे कि काल कर्म के हिसाब से हिंदी साहित्य को लिखने का सूत्रपात किसने किया, तो आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे इस बात को ध्यान से देख ले, बहुत लिटिल सा डिफरेंस है यहाँ पर, और आरपीएससी वगैरह अदर एचपीएससी को छोड़कर, क्योंकि एचपीएससी सब्जेक्टिव में तो लिखना है, और स्क्रीनिंग की बात करें तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि सबसे पहला लिखा तो किसने? गारशद तासी ने, लेकिन इसने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का प्रयास करके पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, लिखा हुआ है। काल विभाजन का प्रयास किया, कर्मानुसार किया, पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया। उसके बाद आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद 1913 में 5000 कवियों को स्थान दिया, काल विभाजन का पहला प्रयास। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में रचित और प्रकाशित हुआ, और काल विभाजन तो किया ही किया है, इतिहास के दर्शन भी करवाए, नामकरण का सुस्पष्ट आधार भी दिया, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया। ठीक है, ये सब इनकी विशेषताएं थी। लिखने में आपको आसानी रहेगी, इनको आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं एचपीएससी वाले स्टूडेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 लिखी। हिंदी साहित्यिक भूमिका, आदिकाल, उद्भव और विकास। इनमें नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमत। शुक्ल जी के लगभग 3 निष्कर्षों से असहमत थे, मैंने आपको बताए थे, एक कबीर से, एक भक्ति काल से, और एक वीरगाथा काल कहने से इनको आपत्ति थी। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अब आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आप यहाँ से नोट डाउन करके अपना नोट्स यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो। एक बार फिर ये और देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी काशी से प्रकाशित हुआ था क्या? हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, 18 खंडों में। इसके पृष्ठ भाग रीतिकाल का संपादन किसने किया? उसमें लिखा था ना कि 16 खंडों में, और 16 खंडों का संपादन जो है अलग अलग संपादकों ने किया था। तो इसमें से रीतिकाल का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो ये 18 खंड है, ये 16 लिखा हुआ है। डॉक्टर बच्चन ने, बच्चे आधुनिक हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बता देती हूँ। राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन सी रचना? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये टीकम सिंह की वीर काव्य में बता चुकी थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। और राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी थी, और श्याम सुंदर दास की हिंदी भाषा और साहित्य। और ये जो रचनाएं हैं अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, तो इस लिहाज से ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ही जगह पर मैंने आपको अभी नोट्स भी बनाकर दे दिए हैं। शायद आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से ना चूके, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन
आ सके। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ रही है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दुनिया भर की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, पर पता नहीं किस स्टूडेंट को किस टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा रही हूँ, एक से एक महारथी है यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, लेकिन अच्छा कंटेंट और पता नहीं किस विद्यार्थी को किस टीचर का अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारा आदिकाल के अब एक या दो ही टॉपिक और बचे हैं। एक टॉपिक मैं बनाऊंगी अभी भाषा के ऊपर, एक वीडियो और आएगी, और दूसरी आएगी अपनी देवनागरी पर, देवनागरी लिपि पर आएगी कि देवनागरी में समय समय पर कौन कौन से जो प्रयास किए गए। एस्टेट में एक क्वेश्चन डेफिनेट है यहाँ से आना, देवनागरी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है देवनागरी पर, कि देवनागरी में जो संशोधन किया गया, कब अलग अलग संशोधन हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए, क्या क्या संशोधन हुआ। तो पीजीटी एस्टेट में और टीजीटी एस्टेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक हिंदी का क्या कुछ है, वो हम एक वीडियो लेकर आएंगे, और एक हम भाषा और बोलियों पर लेकर आएंगे। दो वीडियो और बचती हैं, उसके बाद हम महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो आप वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आज जल्दी ही आते हैं आपके सामने एक दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।